हियर वी गो अगेन। तो कल के रेस्ट डे के बाद आज हाफ ऑफ द बॉडी रिकवर। हाफ ऑफ द बॉडी इसीलिए क्योंकि लोअर बॉडी अभी भी काफ़ी सोर पड़ी हुई है, क्योंकि रेस्ट से पहले था हमारा एक कंप्लीट लेग सेशन जिसमें हमने सारे मसल ग्रुप के लिए अपने लोअर बॉडी में इनफ काम करा, यानी कि क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, काफ्स, हर चीज़ काफ़ी सोर है अभी। और अगर बात करें अपर बॉडी की, तो अपर बॉडी में अभी ऐसी कोई मसल नहीं है जो कि रिकवर नहीं हो पाई। तो आज के दिन का प्लान इज़ वेरी लाइकली टू बी आ चेस्ट। तो चेस्ट डे के लिए आज क्या प्लान रहने वाला है? वैसे अगर बात करें अपने लास्ट चेस्ट सेशन की, सो इट वाज अ काइंड ऑफ हैवी चेस्ट सेशन। और उससे पहले वाला जो हमारा चेस्ट सेशन था वो था एक मोर आइसोलेशन बेस्ड। और आइसोलेशन इसीलिए क्योंकि उस समय हमारा शोल्डर जॉइंट थोड़ा सा हील नहीं हो पाया था। ऐसी कोई इंजरी वाली कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी एक ज़्यादा स्ट्रेस डालना किसी भी चीज़ पे जो कि थोड़ी सी अनईजी लग रही हो, सो आई डोंट थिंक इट इज़ काइंड ऑफ अ स्मार्ट अप्रोच। तो एक चीज़ ये क्लियर होती है कि हम हर समय बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेन नहीं कर सकते। अगर ट्राई करें भी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ अराइज हो जाएगी जो कि रोक देगी वो करने से। और इसीलिए कहते हैं कि रिकवर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वॉट एवर द काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन यू वॉन्ट टू डू। हर समय हैवी ट्रेन करना बिल्कुल पॉसिबल या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। थियोरेटिकली या फिर हाइपोथेटिकली हम ये सोच ज़रूर सकते हैं कि हम हर सेशन में बहुत ही इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेन करेंगे, लेकिन इट डज़ नॉट हैपन लाइक दैट। हमें कभी कभार अपनी इंटेंसिटी, वॉल्यूम, हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। और इसी के साथ अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज तो हमें वैसे कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो हम थोड़ी बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं वो है हमारी ट्रेनिंग वॉल्यूम। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज़ होने वाले हैं या डिक्रीज़ होने वाले हैं? आई कांट से मच। इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ द सर्टेन मसल ग्रुप feels like after a certain amount of working sets। तो ये चीज़ पहले से डिसाइड करना काफ़ी लॉजिकल मेरे ख्याल से नहीं होगा कि हमें इतने नंबर ऑफ वर्किंग सेट्स करने हैं, क्योंकि पहले से डिसाइड करी हुई चीज़ से कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमें इतने सेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमें किसी मसल ग्रुप के लिए कितने सेट्स करने हैं ये बिल्कुल डिपेंड करेगा अपने एक या दो सेट्स के बाद। जैसा फील आएगा उस पर डिपेंड करता है कि हमें टोटल वर्किंग वॉल्यूम कितनी रखनी है। अब बहुत सारे लोगों की इसमें ऐसी अप्रोच भी हो सकती है कि उनका पहले से ही सारा सब कुछ डिसाइडेड होता हो कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 12 वर्किंग सेट्स करने हैं। अब वो 12 वर्किंग सेट्स कैसे भी हो सकते हैं, वेदर जस्ट फ्रॉम प्रेसिंग, जस्ट फ्रॉम फ्लाई बेस्ड मूवमेंट्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एंड अगेन बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं उसमें, लाइक एंगल्स मतलब इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट और ये सब। तो इसमें भी वैसे कुछ गलत है नहीं, लेकिन हर किसी
अपना एक स्टाइल होता है एडजस्ट करने का। हाउ कुड समबडी नो कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी वॉल्यूम करनी है, कितना इंटेंस पुश करना है। एंड फॉर मी इंटेंसिटी कितनी रखनी है किसी भी एक वर्कआउट में, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सिर्फ एक फैक्टर पे, वो ये है कि हम उस सेशन से कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर फ्रीक्वेंसी टू। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आज अगर हमने चेस्ट ट्रेन करा है और कितना इंटेंस ट्रेन कर रहा है और उससे हम कितने टाइम में रिकवर कर पा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी मतलब दोबारा चेस्ट सेशन हमारा कब आएगा, ये चीज़ तब डिपेंड करती है जब हम उससे रिकवर कर पाएंगे और उस स्पेसिफिक सेशन में हमारी कितनी इंटेंसिटी रही होगी, ये देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ इंटेंसिटी की, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना प्रेफर नहीं करता। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा क्योंकि उन्हें इनफ वॉल्यूम चाहिए होती है, या फिर वो ऐसा बिलीव करते हैं कि हमें मतलब इतनी वॉल्यूम करनी है, इतने वर्किंग सेट्स करने हैं, तभी इनफ ग्रोथ पॉसिबल है। बट फॉर मी आई डो नॉट थिंक लाइक दैट। अकॉर्डिंग टू माई थॉट प्रोसेस, जैसे मैं सोचता हूँ उस हिसाब से, आई ओनली ट्रेन फॉर सेकेंड वर्किंग सेट इफ़ आई फील लाइक कि उस एक वर्किंग सेट में उतना स्टिमुलस नहीं मिला है जितना उस सर्टेन मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। सो इट ऑल मेक्स सम सेंस टू मी कि हमें कितनी वॉल्यूम की ज़रूरत है, और इंटेंसिटी को हम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की सोचते भी नहीं। इंटेंसिटी से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि एक भी रेपिटेशन आखिरी में उसकी पॉसिबिलिटी जब ख़त्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं कि फुल इंटेंस सेट। अब अगर किसी का फोकस वॉल्यूम पे रहेगा, जैसे उसे पहले से पता रहेगा कि हमें 3 सेट करने हैं किसी भी एक एक्सरसाइज के, तो एक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कि वो अपने रेपिटेशंस को रिजर्व में रखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे एक सेकेंड वर्किंग सेट भी करना है, थर्ड वर्किंग सेट भी करना है, तो उसे अपनी एनर्जी को रिजर्व रखना पड़ेगा। आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं भी करते होंगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने काफ़ी नोटिस करी है कि लोग ऐसा करते हैं। लेकिन फॉर मी इट इज़ जस्ट क्वाइट अपोजिट। फॉर मी इट इज़ जस्ट 1 सेट, एंड अगर उसके बाद एनर्जी बचती है तो सेकंड वर्किंग सेट लिया जाता है किसी भी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज में। तो इस ऑल ओवर अगर इसे समराइज करा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें हर सेट को एटलीस्ट नियर टेक्निकल फेलियर तक ले जाना चाहिए। अब टेक्निकल फेलियर और मैकेनिकल फेलियर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सिंपली बस हम ऐसे सोच सकते हैं, जब हमारी एक भी पॉसिबल रैप निकलना बंद हो जाए तब हम उस सेट को एंड करेंगे। बस एज सिंपल एज दैट। और फिर भी अगर रिक्वायरमेंट लगती है तब हम अपना सेकंड वर्किंग सेट लेंगे, और अगर लगता है कि हमारे सेकंड वर्किंग सेट में भी उतना काम नहीं हो पाया है, फिर हम जाते हैं अपने थर्ड वर्किंग सेट पे। लेकिन समटाइम्स
जब हमारा फोकस और अटेंशन इतनी ज़्यादा इनलाइंड होती है तो हमें सेकंड वर्किंग सेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या इसका मतलब है जो हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट, अगर हम कहें कि हमें एक ही सेट करना है तो किसी भी मूवमेंट का सिर्फ हम एक सेट करके आ सकते हैं? एक सेट से बहुत सारे लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जाते ही सिर्फ एक सेट करना है और बस वो एक्सरसाइज इज डन। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें पहले वार्म अप्स लेने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट इज, जो लोग एज अ वर्किंग सेट कंसिडर भी करते हैं, आई डू कंसिडर इट एज वार्म अप। तो अगर मुझे एक सर्टेन एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट 4 सेट करने होते हैं तो मैं उसके आखिरी के सिर्फ 2 वर्किंग सेट्स को ही एज अ वर्किंग सेट कंसिडर करता हूँ। क्योंकि जो शुरुआत के 2 या मे बी 3 भी हो सकते हैं जो सेट्स हमारे होते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एंड सेट। वो सिर्फ एक प्रिपरेशन की तरह हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वर्किंग सेट कंसिडर करना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ लॉजिकल अप्रोच। तो मे बी लोग एज अ कंसिडर करते भी हैं, अपने वार्म अप सेट्स को भी वो एज अ वर्किंग सेट ही कंसिडर करते हैं। बट फॉर मी इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। आई कंसिडर ओनली लास्ट 2 or sometimes only 1 working set of that exercise। तो मे भी कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम एक सर्टेन मूवमेंट के सिर्फ 1 या 2 वर्किंग सेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ 2 ही सेट करे हैं उस एक्सरसाइज के। ऑफ कोर्स उससे पहले वार्म अप्स हो चुके होते हैं, लेकिन वार्म अप्स को कभी भी कंसिडर नहीं करा जाता है कि हमने उस मसल के लिए सही में कोई काम करा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक प्रिपेयर करने के लिए सेट होता है जिससे कि हम अपना टॉप सेट आखिरी फेलियर तक ले जा सकें। तो ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हर कोई ऐसे ही सोचता हो, लेकिन मेरे लिए पर्सनली इस तरीके से ट्रैक करना काफ़ी इजी हो जाता है। इवन व्हेन टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड और एनालाइजिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड, क्या हम सच में पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं? और अगर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है दैट वी आर मेकिंग सिग्निफिकेंट गेन्स। स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब यही होता है कि मसल साइज भी इंक्रीज हो रहा है, एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। मसल साइज इंक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो बात करें अगर आज के चेस्ट की, सो आई थिंक मोस्ट लाइकली टू बी आइसोलेशन, या फिर एज अपोजिट टू दैट सिर्फ प्रेसिंग बेस्ड। ये 2 स्टाइल्स हैं जो कि हम ज़्यादातर किसी भी टाइप में ट्रेन करते हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो अंदर चल के देखते हैं कि क्या अप्रोच रहने वाली है, वेदर इट मे बी मोर प्रेसिंग बेस्ड एंड मे बी इट इज़ मोर आइसोलेशन बेस्ड। तो ये चीज़ अंदर चल के डिसाइड करते हैं। सो लेट्स बिगिन।
ओके, तो सेशन डन और काफ़ी इंटेंस रहा आज का वर्कआउट, लेकिन विदाउट यूजिंग अननेसेसरी हैवी वेट्स। और इसके पीछे ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था कि हमें हैवी वेट करने ही नहीं है या फिर सिर्फ लाइट स्क्वीजिंग सेट्स करने हैं। इट वॉज जस्ट अबाउट द फील। और एक चीज़ ये भी है कि स्ट्रेंथ अभी है इतनी कि फिर से हम 35 kgs डंबल्स के साथ डंबल प्रेसेस कर सकते हैं। लेकिन क्यों करने हैं? और क्यों का मतलब ये है कि अगर हमारा काम 20 kgs में हो रहा है, सो वाई टू पुट अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स एंड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ, वो हम कर सकते हैं, लेकिन जब हमें सिर्फ हैवी लोड एंजॉय करना हो, जब हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हमें एनर्जी सेव करते हुए और बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, और फिर भी वही स्टिमुलस चाहिए जो कि एक हैवी लोड से हम कर सकते हैं, प्लस कीपिंग द अप्रोच वेरी मिनिमल। आज के वर्कआउट में सिर्फ चेस्ट के लिए थे 4 वर्किंग सेट्स, 2 सेट इंक्लाइन डंबल प्रेसेस के और 2 सेट स्टेबल बैक डेक मशीन फ्लाइज। अब इससे ये हुआ, एक चीज़ हमें फ्री वेट का एक्सपोजर भी मिला और दूसरा एक स्टेबलाइज्ड मूवमेंट का भी एक्सपोजर मिला, और जिसकी वजह से हमें दोनों चीज़ के बेनिफिट मिले। फ्री वेट मूवमेंट करना इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारी बॉडी में स्टेबलाइजर्स मसल्स भी होते हैं जो कि सिर्फ फ्री वेट मूवमेंट करने पे ही ट्रेन होते हैं, और दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टू कीप योर बॉडी मोर मोबाइल। मोबिलिटी को अलग से ट्रेन करना या फिर जो हम ट्रेनिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उसको फुल रेंज ऑफ मोशन और परफेक्ट एग्जीक्यूशन में करना, वो भी मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन बात करें मशीन प्रेसिंग या मशीन फ्लाइज, जो भी मशीन बेस्ड मूवमेंट्स होते हैं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है कि वो मूवमेंट हमें स्टेबल रखना है या क्या फॉर्म है, क्या एग्जीक्यूशन है, क्योंकि मशीन का एक मूवमेंट पाथ मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स होता है। जैसे कि उस मशीन के जो भी एक आर्म रहता है, फॉर एग्जांपल कोई चेस्ट प्रेस मशीन है, तो जहाँ से उस मूवमेंट का ओरिजिन होगा, एक जॉइंट होगा मशीन का, तो हमें ट्राई ये करना होता है कि हमारा शोल्डर जॉइंट भी उसके एकदम अलाइनमेंट में हो। जैसे जब भी हम लेग एक्सटेंशंस करते हैं तो उसमें जो एक सर्कुलर जॉइंट होता है जहाँ से मूवमेंट बिगिन होता है, तो उस जॉइंट को हम बिल्कुल अलाइनमेंट में रखते हैं अपने नी जॉइंट से। तो ये छोटे मोटे ट्रिक्स होते हैं जो कि मशीन मूवमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर हम फ्री वेट से कंपेयर करें, सो इट इज़ जस्ट लाइक वेरी अपोजिट। फ्री वेट्स में इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस या फिर प्रोटोकॉल्स कह लें, तो ये चीज़ें बहुत सीखने वाली होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जिसमें लोग बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो यही है कि फॉर्म को परफेक्टली सीखना, जिसकी वजह से होती है इंजरी। दे बिगिन टू मेक प्रोग्रेसिव ओवरलोड विथ फ्री वेट मूवमेंट्स विदाउट लर्निंग टू एग्जीक्यूट इट परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक मेथड है कि डंबल प्रेसेस में हमें एल्बो ऐसे ही फिक्स रखनी है, टक इन रखनी है या फिर फ्लेयर आउट करनी है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं
पर्सन टू पर्सन, हर इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो उसके लिए उसका परफेक्ट एग्जीक्यूशन अलग हो सकता है। हम हर किसी को एक फॉर्म सजेस्ट नहीं कर सकते, और ये चीज़ या तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट इंडिविजुअल बता सकता है, गाइड कर सकता है, और वरना इसका दूसरा ऑप्शन ये है टू लर्न बाय योरसेल्फ, और उसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो बहुत ज़्यादा टाइम लोगों को हो भी जाता है, लेकिन फिर भी नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी होती ही नहीं है कि फिर से या फिर हम सही तरीके से किसी भी एक्सरसाइज की फॉर्म को सीखें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डेवलप सम काइंड ऑफ ईगो related to training weight. Everyone just want to hit that mark कि बस 100 kg बेंच हो जाए, लेकिन उसके पीछे ये नहीं पता है कि वो कैसे होगी 100 kg की बेंच। एक टाइम के लिए ये चीज़ सही रहती है, लेकिन फॉर लॉन्गर टर्म इट्स क्वाइट रिस्क टेकिंग। क्योंकि कोई भी अपना ट्रेनिंग लोड कम करके फॉर्म पे काम करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, इसीलिए दे नेवर लर्न हाउ टू डू अ सर्टेन मूवमेंट। बट इट इज़ नॉट लाइकली फॉर मी। आई कुड मेक दैट सेक्रीफाइस एंड आई हैव डन इन द पास्ट टू, और फ्यूचर में भी गोल बिल्कुल सेम रहने वाला है। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ वेट्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पुश कर देना है। हाइपरट्रॉफी या फिर एक किसी सर्टेन मैनर में ट्रेन करने का मतलब ये है कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। और जितने भी वेट लिफ्टिंग या फिर पावर लिफ्टिंग वाले सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। ऑफ कोर्स उसमें भी फॉर्म का, टेक्निक का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन एट द एंड उसमें सिर्फ हमें वेट्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पुश करना होता है या फिर पुल करना होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग इट इज़ क्वाइट अपोजिट। हमें फोकस वेट पे नहीं करना होता है इतना, बल्कि फोकस हमारा ये होता है कि हमें कम से कम वेट को हम कितना हार्ड से हार्ड बना पाए। सो इफ वन कुड गेट दैट टाइप ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम जस्ट 2.5 kgs, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन लोग इसे एक्सेप्ट इसीलिए नहीं करते हैं बिकॉज ईगो कम्स इन बिटवीन। तो यही है आज का मॉरल और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, टू लर्न अगेन एंड अगेन एंड कीप लर्निंग विद अ ओपन माइंड। तो आई थिंक एंड करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं फिर सीधे कल के नेक्स्ट सेशन के साथ।